नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता संशोधन नियम 2022 अधिसूचित किए। प्रधानमंत्री ने कच्चे इस्पात के उत्पादन को 10 वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य घोषित किया। क्लाइमेट फाइनेंस डिलीवरी प्लान पर प्रगति रिपोर्ट के मुताबिक 10 सामूहिक कार्रवाइयों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। सूचना और प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति ने भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 के मसौदे पर चिंता प्रकट की। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय रीपावरिंग नीति 2022 के मसौदे पर राय मांगी है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहली बार फंगल प्रायोरिटी पैथोजेंस लिस्ट जारी की है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहली खबर संचार एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र से है। केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता संशोधन नियम 2022 अधिसूचित किए। आईटी नियम 2021 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 87 के तहत जारी किए गए थे। ये नियम सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए जारी किए गए हैं। संशोधित नियमों के प्रावधानों में कहा गया है कि शिकायत अपीलीय समितियां गठित की जाएंगी। केंद्र सरकार 3 महीने के भीतर एक या एक से ज्यादा शिकायत अपीलीय समितियां स्थापित करेगी। प्रत्येक शिकायत अपीलीय समितियों में एक अध्यक्ष और 2 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। आपको बता दें कि जीएसी मध्यवर्तियों द्वारा नियुक्त शिकायत निपटान अधिकारियों के निर्णयों के खिलाफ सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की अपील पर सुनवाई करेगी। इसके अलावा विवाद समाधान तंत्र के तहत ऑनलाइन विवाद समाधान तंत्र की व्यवस्था की गई है। इसके तहत अपील दायर करने से लेकर निर्णय तक की संपूर्ण अपीलीय प्रक्रिया डिजिटल मोड में उपलब्ध होगी। मध्यवर्ती दायित्व की बात करें तो मध्यवर्ती शिकायत निपटान तंत्र के दुरुपयोग को रोकने के लिए उपयुक्त रक्षा उपायों को विकसित और कार्यान्वित कर सकते हैं और समयबद्ध कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। इसके तहत कंपनियों को 24 घंटे के भीतर उपयोगकर्ताओं की शिकायतों को स्वीकार करना होगा और 15 दिनों के अंदर उनका समाधान करना होगा। साथ ही सूचना हटाने के अनुरोध का निपटान 72 घंटों के अंदर करना होगा। हालांकि आईटी नियमों से जुड़ी कई चिंताएं भी मौजूद हैं, क्योंकि ये नियम सरकार के नियंत्रण को बढ़ाते हैं। इन्हें सरकार की आलोचना और असहमति को दबाने के लिए एक प्रभावी साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और शिकायत निपटान अधिकारियों को अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंपा गया है। आईटी संशोधन नियम 2022 की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रसारित की जा रही दुर्भावनापूर्ण पोस्ट समुदायों के बीच नफरत को बढ़ावा दे रही हैं। इसके अलावा फेक न्यूज का चलन लगातार बढ़ रहा है। मजबूत शिकायत निपटान तंत्र का अभाव है और सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा स्व विनियमन विफल रहा है। प्रधानमंत्री ने कच्चे इस्पात के उत्पादन को 10 वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य घोषित किया। भारत ने अगले 9 से 10 वर्षों में कच्चे इस्पात उत्पादन की वार्षिक क्षमता को दोगुना करके 300 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा है। आपको बता दें कि मौजूदा उत्पादन क्षमता 154 मिलियन टन प्रतिवर्ष है। इस्पात दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग और निर्माण सामग्री है। इसका उपयोग आमतौर पर इमारत और अवसंरचना निर्माण, ऑटोमोबाइल उपकरण, रेलवे, पोत परिवहन, रक्षा, अंतरिक्ष क्षेत्र आदि में किया जाता है। भारत में इस्पात उद्योग के मजबूत फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज हैं। ये सकल घरेलू उत्पाद पर लगभग 1.4 गुना उत्पादन गुणक प्रभाव और 6.8 गुना रोजगार गुणक प्रभाव दर्शाता है। बैकवर्ड लिंकेज का मतलब है कि किसी उत्पाद के निर्माण में किन अन्य सामग्रियों ने योगदान दिया है। वहीं फॉरवर्ड लिंकेज का मतलब है कि उस उत्पाद से आगे कौन से अन्य उत्पाद निर्मित या उत्पादित किए जा सकते हैं। इस्पात उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की जो पहलें हैं उसके तहत राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 घोषित की गई है। इसका उद्देश्य आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने वाले तकनीकी रूप से आधुनिक और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी इस्पात उद्योग का निर्माण करना है। विशेष इस्पात के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना घोषित की गई है। इसका उद्देश्य मूल्य वर्धित इस्पात के उत्पादन को बढ़ावा देना है। इसके अलावा इस्पात स्क्रैप नीति घोषित की गई है। इसका उद्देश्य इस्पात निर्माताओं के लिए स्क्रैप की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इससे आयात कम होगा और भारतीय इस्पात क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा।
साथ ही सरकार ने इस्पात आयात निगरानी प्रणाली स्थापित की है। ये सूचना प्रणाली भारतीय घरेलू इस्पात उद्योग को बाजार की स्थितियों के प्रति बेहतर तरीके से अनुक्रिया करने में मदद करेगी। इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। उसके बाद भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस का स्थान है। क्लाइमेट फाइनेंस डिलीवरी प्लान पर प्रगति रिपोर्ट के मुताबिक 10 सामूहिक कार्रवाइयों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। क्लाइमेट फाइनेंस डिलीवरी प्लान पर प्रगति रिपोर्ट कनाडा और जर्मनी प्रकाशित करते हैं। वर्ष 2021 में इन दोनों देशों ने क्लाइमेट फाइनेंस डिलीवरी प्लान विकसित करने की प्रक्रिया शुरू की थी। इस क्रम में इन्होंने जलवायु वित्त प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए विकसित देशों के लिए 10 सामूहिक कार्रवाइयों की घोषणा की थी। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के मुताबिक जलवायु वित्त सार्वजनिक, निजी और वैकल्पिक स्रोतों से स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण है। इस वित्त पोषण से जलवायु परिवर्तन के शमन और अनुकूलन कार्यों में मदद मिलती है। जलवायु वित्त की व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने के लिए UNFCCC ने एक वित्तीय तंत्र की स्थापना की है। इसके माध्यम से कन्वेंशन के पक्षकार विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन प्रदान किए जाते हैं। ये वित्तीय तंत्र क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते दोनों के लिए काम करता है। जलवायु वित्त के लिए जो प्रमुख निधियां हैं उनमें शामिल हैं ग्रीन क्लाइमेट फंड। इसे वर्ष 2010 में UNFCCC ने स्थापित किया था। इसे विकासशील देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के प्रति अनुकूलन में मदद करने के लिए स्थापित किया गया था। अल्प विकसित देश निधि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अल्प विकसित देशों को मदद देने के लिए स्थापित किया है। इसका उद्देश्य ऐसे देशों की जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक सुभेद्यताओं को कम करने में सहायता करना है, साथ ही उनकी राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाओं को लागू करने में मदद भी करना है। वहीं UN रेड कार्यक्रम का उद्देश्य विकासशील देशों में वनों की कटाई और वन क्षरण के कारण होने वाले उत्सर्जन को कम करना है और इसके लिए 10 सामूहिक कार्रवाइयां की गई हैं। इसमें शामिल है पेरिस समझौते के अनुच्छेद 2.1C को लागू करने के लिए आवश्यक व्यापक वित्तीय संक्रमण को ध्यान में रखना, सीखे गए सबकों का आकलन करना और उनके अनुरूप कार्रवाई करना, अपनी सामूहिक प्रगति पर पारदर्शी रूप से रिपोर्टिंग करना, जुटाए गए निजी वित्त की प्रभावशीलता में सुधार करना। इसके अलावा जलवायु वित्त को बढ़ाने और सुधारने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों के साथ काम करना, साथ ही जलवायु वित्त के आकार में वृद्धि करना, अनुकूलन के लिए वित्त पोषण में बढ़ोतरी करना, सबसे गरीब और सबसे सुभेद्य लोगों के लिए अनुदान आधारित वित्त पोषण को प्राथमिकता देना, जलवायु वित्त तक पहुंचने में आने वाली बाधाओं को दूर करना और UNFCCC और पेरिस समझौते के वित्तीय तंत्र को मजबूत करना। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय रीपावरिंग नीति 2022 के मसौदे पर राय मांगी है। MNRE ने संशोधित रीपावरिंग नीति का मसौदा जारी किया। ये नीति परियोजनाओं के विकासकर्ताओं के लिए उनके पुराने विंड टर्बाइनों को रीपावर करने के लिए शर्तों को निर्धारित करती है। रीपावरिंग का मतलब है कम प्रदर्शन करने वाले पवन ऊर्जा टर्बाइनों में सुधार लाना। इससे उन्हें अधिक कुशल बनाया जा सकता है। साथ ही देश में उपलब्ध पवन ऊर्जा क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान के एक अनुमान के मुताबिक देश में कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 41.66 गीगावाट है। इसमें से 25 गीगावाट से ज्यादा की क्षमता वाले पवन टर्बाइनों को रीपावर किए जाने की जरूरत है। इसका उद्देश्य पवन ऊर्जा संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना है। ये लक्ष्य परियोजना क्षेत्र के प्रति वर्ग किलोमीटर में ऊर्जा उत्पादन को अधिकतम करके और नवीनतम तटवर्ती पवन टरबाइन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पूरा किया जाएगा। इसके मुख्य निष्कर्षों में कहा गया है कि निगरानी और परामर्श के लिए MNRE पवन ऊर्जा रीपावरिंग समिति की नियुक्ति करेगा। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी नई पवन परियोजनाओं के लिए उपलब्ध ब्याज दर पर 0.25% की अतिरिक्त ब्याज दर छूट प्रदान करेगी। पवन ऊर्जा एक भरोसा देने वाला बाजार प्रस्तुत करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जल विद्युत ऊर्जा को कई तरह की पारिस्थितिक और वित्त पोषण संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सौर ऊर्जा परियोजनाएं सौर ऊर्जा उपकरणों के आयात की बढ़ती लागत से प्रभावित हैं। दरअसल रीपावरिंग के लिए पवन टरबाइन की योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि किसी क्षेत्र में पवन टरबाइनों का एक सेट होना चाहिए। प्रासंगिक भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम के तहत पहचाने गए सभी टरबाइन होने चाहिए। 2 मेगावाट से कम क्षमता वाले पवन टरबाइन होने चाहिए और ऐसे टरबाइन होने चाहिए जिन्होंने अपना डिजाइन जीवन काल पूरा कर लिया है।
अगली खबर भी सूचना और प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई है। सूचना और प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति ने भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 के मसौदे पर चिंता प्रकट की है। समिति ने कई मुद्दों को रेखांकित किया है। इसमें कहा गया है कि विधेयक के तहत दूरसंचार सेवाओं की दी गई परिभाषा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम में दी गई परिभाषा से ज्यादा व्यापक है। इससे ये सवाल पैदा होता है कि क्या ट्राई इन अतिरिक्त सेवाओं को भी विनियमित करेगा। विधेयक के तहत परिभाषा में प्रसारण सेवाएं, मशीन टू मशीन संचार, इंटरनेट आधारित संचार सेवाएं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचार जैसी सेवाएं शामिल हैं। ओवर द टॉप संचार ऐप्स की परिभाषा बहुत स्पष्ट नहीं है। जब 5G और अन्य सेवाओं की वजह से बड़ी संख्या में दूरसंचार टावरों को लगाया जाएगा, तब स्वास्थ्य संबंधी कई संभावित खतरे भी बढ़ेंगे। विधेयक में प्रशासन को राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में व्यापक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन पर्याप्त निगरानी तंत्र की व्यवस्था नहीं की गई है। भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 का उद्देश्य दूरसंचार क्षेत्र के लिए कानूनी और विनियामक ढांचे का पुनर्गठन करना है। ये पुनर्गठन 3 पुराने कानूनों को निरस्त करके किया जाएगा और ये कानून है वर्ष 1885 में लागू भारतीय तार अधिनियम, वर्ष 1933 में लागू भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम और वर्ष 1950 में लागू टेलीग्राफ तार गैर कानूनी कब्जा अधिनियम। दूरसंचार कंपनियां लंबे समय से ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म को विनियमित करने की मांग कर रही हैं। इन कंपनियों की इस मांग को पूरा करने के लिए ही ये विधेयक लाया गया है। व्हाट्सएप जैसे OTT प्लेटफॉर्म कॉलिंग और मैसेजिंग जैसी प्रतिस्पर्धी सेवाएं प्रदान करते हैं। ये प्लेटफॉर्म ऐसी सेवाएं नेटवर्क अवसंरचना के रखरखाव से जुड़ी किसी भी लागत को वहन किए बिना उपलब्ध करवाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहली बार फंगल प्रायोरिटी पैथोजेंस लिस्ट जारी की है। फंगल प्रायोरिटी पैथोजेंस लिस्ट के तहत 19 कवकों को शामिल किया गया है। इन कवकों को गंभीर, उच्च और मध्यम प्राथमिकता वाले कवकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये सूची उन कवकों की पहचान करने में मदद करेगी जो लोक स्वास्थ्य के समक्ष सबसे बड़ा खतरा पैदा करते हैं। इस सूची के तहत गंभीर समूह में क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स, कैंडिडा ऑरिस, एस्परगिलस, फ्यूमिगेटस और कैंडिडा अल्बिकन्स को शामिल किया गया है। उच्च समूह में नाकासियोमाइसिस ग्लाब्रेटा यानी कैंडिडा ग्लाब्रेटा, हिस्टोप्लाज्मा, SPP, यूमिसेटोमा प्रेरक एजेंट, म्यूकोरालिस, फुसेरियम SPP, कैंडिडा ट्रॉपिकलिस और कैंडिडा पैराप्सिलोसिस को शामिल किया गया है। वहीं मध्यम समूह में स्कैडोस्पोरियम SPP, लोमेंटोस्पोरा प्रोलिफेशंस, कोकीडायोइड्स SPP, पिचिया कुद्रिया वेजेवी, क्रिप्टोकोकस गट्टी, टेलारोमाइसिस मार्नेफी, न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी और पैरा कोकीडायोइड्स SPP शामिल हैं। आपको बता दें कि कवकीय रोगजनक यानी फंगल पैथोजेंस लोक स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अधिकांश कवकीय रोगजनकों के लिए तीव्र, संवेदनशील और किफायती उपचार तंत्र की कमी है। इसके अलावा वर्तमान में कवक रोधी दवाओं के केवल 4 वर्ग एजोल्स, एकाइनोकैंडिन्स, पायरिमिडीन और पॉलिनेस ही उपलब्ध हैं। आज दुनिया भर में कवक जनित रोगों के मामलों और भौगोलिक सीमा का विस्तार हो रहा है और इस विस्तार का कारण ग्लोबल वार्मिंग और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और व्यापार में वृद्धि है। कोविड-19 महामारी के दौरान अस्पताल में भर्ती मरीजों में आक्रामक कवकीय संक्रमण की घटनाओं में काफी वृद्धि दर्ज की गई थी। सामान्य संक्रमण पैदा करने वाले कवक उपचार के प्रति अधिक प्रतिरोधी हो जाते हैं और ज्यादातर मामलों में ये भी हुआ है कि इन कवकों ने कवक रोधी दवाओं के अनुचित उपयोग की वजह से दवाओं के प्रति प्रतिरोधकता विकसित कर ली है। WHO के लिए फंगल प्रायोरिटी पैथोजेंस लिस्ट के तहत प्राथमिकता वाले कार्यक्षेत्र हैं लोक स्वास्थ्य में हस्तक्षेप करते हुए संक्रमण और रोगाणुरोधी प्रतिरोध के उद्भव को रोकने और नियंत्रित करने के लिए साक्ष्य आधारित कार्रवाइयां, निगरानी क्षमता को बढ़ाना, प्रवृत्तियों की पहचान करना, हस्तक्षेपों का मूल्यांकन करना और अनुसंधान एवं विकास का मार्गदर्शन करना। इसके अलावा अनुसंधान, विकास और नवाचार को बढ़ावा देना, जिससे कि साक्ष्य अंतराल और अपूर्ण आवश्यकताओं के क्षेत्रों को लक्षित किया जा सके। और आइए अब बात करते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड DSDBO ये सड़क मार्ग लेह को कराकोरम दर्रे से जोड़ता है। ये लद्दाख को चीन के शिनजियांग प्रांत से अलग करता है। इसकी लंबाई 225 किलोमीटर है। दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड सड़क मार्ग भारत की सबसे उत्तरी चौकी दौलत बेग ओल्डी के साथ संपर्क प्रदान करता है। इसमें दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी स्थित है।
इसे मूल रूप से वर्ष 1962 के युद्ध के दौरान बनाया गया था। हालांकि वर्ष 2008 तक इसका उपयोग बंद कर दिया गया था। आपको बता दें कि DSDBO राजमार्ग भारतीय सेना को तिब्बत शिनजियांग राजमार्ग के उस हिस्से तक पहुंच प्रदान करता है जो अक्साई चिन से होकर गुजरता है। ये सड़क मार्ग अक्साई चिन में वास्तविक नियंत्रण रेखा के लगभग समानांतर है। अगला टॉपिक है जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप JETP। G7 देशों ने भारत से JETP में शामिल होने का आग्रह किया है। JETP को ग्लासगो में आयोजित COP26 के दौरान लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य दक्षिण अफ्रीका में कोयले के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। इस भागीदारी में दक्षिण अफ्रीका के साथ फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय आयोग शामिल है। G7 भारत, इंडोनेशिया, वियतनाम आदि जैसे अन्य देशों के साथ भी इसी तरह की साझेदारी शुरू करना चाहता है। इसमें कोयले पर निर्भरता कम करने के लिए इन देशों में स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं का वित्त पोषण करना शामिल है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण निवेश न्यास यानी NHAI इनविट का गैर परिवर्तनीय डिबेंचर। NHAI इनविट का गैर परिवर्तनीय डिबेंचर निर्गम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हुआ। इसका उद्देश्य खुदरा और संस्थागत निवेशकों दोनों को प्रस्तुत किए जाने वाले गैर परिवर्तनीय डिबेंचर के माध्यम से 1500 करोड़ रुपए जुटाना है। नॉन चेंजेबल डिबेंचर एक ऋण प्राप्त करने का साधन है। इसका इस्तेमाल कंपनी जनता से धन जुटाने के लिए करती है। एक अवसंरचना निवेश न्यास एक म्यूचुअल फंड की तरह होता है। ये बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं में संभावित व्यक्तिगत या संस्थागत निवेशकों से छोटी राशि के प्रत्यक्ष निवेश को सक्षम बनाता है और इसके जरिए रिटर्न के रूप में आय का एक छोटा सा हिस्सा प्राप्त किया जा सकता है। निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण, इसे भारत सरकार ने वर्ष 2016 में स्थापित किया था। इसकी स्थापना कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में की गई है। निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण को कई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जैसे कि निवेशक शिक्षा संरक्षण कोष का प्रशासन करना, निवेशकों को शेयरों, दावा न किए गए लाभांशों, परिपक्व जमा या डिबेंचर आदि की वापसी करना, निवेशकों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देना और निवेशकों के हितों की रक्षा करना। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, इस रिपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी प्रतिवर्ष प्रकाशित करती है। इस दशक में भारत में ऊर्जा की मांग में विश्व की सर्वाधिक वृद्धि देखे जाने की संभावना है। भारत में ऊर्जा मांग वर्ष 2021 से वर्ष 2030 तक प्रति वर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। नवीकरणीय ऊर्जा बिजली की कुल मांग में से 60% से ज्यादा को पूरा करेगी। वर्ष 2030 तक एनर्जी मिक्स में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 35% होगी। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बिजली की मांग में वृद्धि के प्रमुख कारण शहरीकरण और औद्योगिकरण है। इसके अलावा कोयले के माध्यम से बिजली उत्पादन वर्ष 2030 के आसपास चरम पर होगा और ये उत्पादन वर्ष 2021 के 240 गीगावाट से बढ़कर वर्ष 2030 में 275 गीगावाट हो जाएगा। सापेक्ष रूप से इसकी हिस्सेदारी घटकर 55% रह जाएगी। मौना लोआ हवाई, हाल ही में दुनिया के सबसे विशाल सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ में कई छोटे भूकंप दर्ज किए गए हैं। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि अधिक भूकंप इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हॉटस्पॉट से मौना लोआ के शिखर कुंड पर मैग्मा का संचय हो रहा है। हॉटस्पॉट पृथ्वी के ऊपरी मेंटल का एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र से मैग्मा ऊपर की ओर प्रवाहित होता हुआ क्रस्ट से होकर के धरातल पर निकलता है। ये दरारी उद्भेदन या ज्वालामुखी के माध्यम से निकलता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई में मध्य प्रशांत महासागर में 8 ज्वालामुखी द्वीपों का एक समूह है। हवाई द्वीप के 51% भूभाग पर ज्वालामुखी विस्तारित है। अगला है सिम्बिक्स। भारतीय नौसेना विशाखापत्तनम में सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास की मेजबानी कर रही है। अभ्यास गरुण 7, ये भारतीय वायुसेना और फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है। इसे वायुसेना स्टेशन जोधपुर में आयोजित किया जा रहा है। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। कोच्चेरिल रमन नारायणन यानी KR नारायणन
ये एक राजनयिक से राजनेता बने थे। वे वर्ष 1992 में भारत के उपराष्ट्रपति और वर्ष 1997 में राष्ट्रपति बने थे। वे भारत के 10वें राष्ट्रपति और प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। उन्होंने भारतीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर कई पुस्तकों की रचना की थी और सह लेखन भी किया था, जैसे कि इंडिया एंड अमेरिका एसेज इन अंडरस्टैंडिंग, समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गुटनिरपेक्षता आदि। के.आर. नारायणन का व्यक्तित्व विनम्र, दयालु, संयमी और कर्मठ था। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। फिलीपींस, यहाँ की राजधानी मनीला है। नलगे नामक तूफान की वजह से फिलीपींस में आकस्मिक बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं घटित हुई हैं। इससे दर्जनों लोग मारे गए हैं और कई लोग लापता हुए हैं। फिलीपींस दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित एक द्वीप समूह राष्ट्र है। ये दक्षिण चीन सागर, फिलीपीन सागर, सेलेब सागर और सुलू सागर से घिरा हुआ है। इसकी तटरेखा दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी तटरेखा है। ये इंडोनेशिया, चीन, जापान, पलाऊ, मलेशिया, वियतनाम और ताइवान के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा करता है। ये किसी भी देश के साथ अपनी भूमि सीमा साझा नहीं करता है। फिलीपींस का उच्चतम बिंदु है माउंट एपो। सबसे गहरा बिंदु है फिलीपीन ट्रेंच की गैलिथिया गहराई या फिर एमडेन डीप। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार, थैंक यू फॉर लिसनिंग।